एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। और इस वक्त देखिए हम चर्चा लगातार कर रहे हैं 10वीं बार इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए नीतीश कुमार। हमारे साथ पूरा हमारा गेस्ट पैनल मौजूद है। संजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप बात रखिए। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से मैंने जैसा सवाल आपसे पूछा था कि बीजेपी जो है वो कदम से कदम मिलाकर चलेगी इस बार जेडीयू के साथ। जी बिल्कुल चलेगी। इस बीच मैं दीपक जी के वक्तव्य का समर्थन कर रहा था। उनका कहना था कि थोड़ी हलचल आरजेडी के भीतर है, इस पे नजर रखनी होगी। तो जरूर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि कम से कम 10 विधायक आरजेडी से जेडीयू का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो भगदड़ है, यह स्थिति सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है। इसके हलचल के संदेश कांग्रेस से भी मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता पार्टी छोड़ने के बाद कई भाजपा नेताओं से संपर्क में हो चुके हैं जी। तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों पे एक खतरा मंडरा रहा है कि जो उसके विधायकों की संख्या है जो अभी भी कम है, वो और घट सकती है। कुल मिलाकर अंदेशा है, सच तो हम अगले 2-3 महीने में देखेंगे कि कांग्रेस साफ, आरजेडी हाफ, ये नौबत आ सकती है। इसके लिए हमें 2-2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि क्या अभी भाजपा और जेडीयू एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेगी। ये बहुत सही है। ये पार्टियों की भी जरूरत है, ये बिहार की भी जरूरत है जी। जिस तरह बिहार वासियों ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, उनके मन में कई अपेक्षाएं हैं। तो ये जो भारी अपेक्षाएं हैं वह इस भारी मत प्रतिशत में कन्वर्ट हो चुका है। और उस भारी मतदान के बाद ये जो नया मंत्रिमंडल है उसके कंधों पे ये भार है कि बिहार वासियों के आकांक्षाओं को पूरा करें। बिहार में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करने की गुंजाइश है। स्कूलों में भी, अस्पतालों में भी, रोजगार में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी, आईटी के क्षेत्र में भी। तो जो बिहार दशकों से विकास के लिए टकटकी लगाए हुए है, इस भारी बहुमत के बाद बिहार के 15 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ हो। और ये तब संभव है जब लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जाए, तभी हमें अन्य राज्यों से, विदेशों से निवेश मिल सकेगा। तो निवेश की पहली शर्त है बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। और कहीं न कहीं अंदर खाने ये चर्चा भी चल रही है कि भाजपा अपने पास गृह विभाग चाहती है। ये तुरंत संभव है, साल भर बाद संभव है, 2 साल बाद संभव है, लेकिन भाजपा गृह विभाग अपने पास रखकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहती है। भाजपा सरकार छोटे उद्योगों को भी बिहार की ओर भेजना चाहती है। ये योजनाएं धीरे धीरे बनेंगी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो गठबंधन है न सिर्फ मजबूत है, इससे लोगों की भी उम्मीद है और ये दोनों सरकारें भी कई नई परियोजनाएं लाएंगी। हमें देखना चाहिए कि पहली कैबिनेट बैठक में कितनी नई परियोजनाएं आती हैं, खास करके हाईवेज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जोन्स और आईटी पार्क्स पर लोगों की नजर रहेगी। ठीक है संजय जी, मैं और भी सवाल लूंगी और चर्चा लगातार जारी है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने, दिखाते हैं आपको। राजनीति में एक और पिता पुत्र की जोड़ी, उपेंद्र कुशवाहा जी, एक बड़ी जीत और साथ में शपथ ग्रहण और पुत्र का मंत्री बनना। देखिए, युवा है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं में ज़्यादा एनर्जी होती है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए और बिहार का विकास आगे हो, इसमें सब लोगों को मिलकर लगना चाहिए। मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे आप, गाइडेंस तो आपका चलेगा? गाइडेंस निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन खुद भी सक्षम है इस मामले में, खुद भी करेगा। आगे विधान परिषद में जाएंगे? निश्चित रूप से सदन का मेंबर तो बनना ही होगा ना। बिल्कुल। दीपक, क्या कहना चाहेंगे? मंत्री बनने का मौका इस उम्र में? जी, मंत्री बनने का मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए एक जिम्मेदारी का भी एहसास है। तो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। प्रायोरिटी क्या रखा है आपने कुछ दिमाग? प्रायोरिटी मेरे दिमाग में तो हम युवा हैं, युवाओं के लिए चाहते हैं कि काम करें, हम ज़्यादा अच्छे से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं।
एक दूसरा शिक्षा के ऊपर भी हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो। चलिए, दीपक प्रकाश बहुत कॉन्फिडेंट है। पिता पुत्र की एक और जोड़ी बिहार में आई है और ये पिता पुत्र की जोड़ी उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश की। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुत्र को उन्होंने मंत्री बनाया। पुत्र किसी सदन में नहीं है मगर मंत्री होंगे, उसके बाद सदन पहुंचेंगे। नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, पटना। तो दिलीप जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे, देखिए आपने सुना ही किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इस बार जो है मौका दिया गया है। एक तरफ देखिए शुरुआती में ये कहा जा रहा था कि युवाओं को और गैर विवादित चेहरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मौका देकर के एक वो परिवारवाद वाला टैग लग सकता है? वो टैग तो सियासत में वो टैग अगर आप देखेंगे ना, अगर मंत्रिमंडल को देखेंगे, जो लोग जीत के 243 नंबर्स को देखेंगे, तो मुझे लगता है 60% से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे अगर जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के सियासी पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है, इस कारण से वहाँ पे आए होंगे। बहुत कम लोग हैं जो नए तरह से खड़े होके आगे बढ़ सकते हैं सियासत में। इसकी संभावना धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है और ये पूरे देश में ये ट्रेंड है, बिहार में भी है और पूरे देश में भी है। और ये ट्रेंड जो है, जिस तरह के चिराग पासवान, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा उनके पुत्र, जीतन राम मांझी उनके पुत्र, तो ये जो प्रधानमंत्री की जो लड़ाई है वंशवाद के खिलाफ, वो जो अलकिला से कहते हैं, उसके ठीक विपरीत यहाँ चीजें जमीन पे हो रही हैं। और मजबूरी देखिए, दिग्विजय सिंह, उनकी माताजी सांसद, उनकी बेटी विधायक, सेकेंड टाइम विधायक और अभी मंत्री भी बनी है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है, अच्छी बहुत ही सुयोग्य है, उसमें नहीं है। लेकिन वंशवाद वाली जो सियासत है भारत में, भारतीय लोकतंत्र में, वो एक ऐसे बढ़ रहा है जैसे कहते हैं कि उसमें कोई घटने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और वो एक बड़ी चुनौती है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगर भारतीय लोकतंत्र के लिए अगर माने तो सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो परिवारवाद है। बिल्कुल, परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है, सबसे अहम खतरा है। अगर उस परिवारवाद से भारतीय लोकतंत्र को नहीं बचाया गया तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसको बाद में लड़ना बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री इस बाबत लाल किला से कहते हैं, लेकिन सियासी मजबूरी देखिए ये करना क्या पड़ता है, उसके ठीक विपरीत हो रहा है। वापस मैं लौटूंगी। इस बीच देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पुष्कर सिंह धामी से बात की है, सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री को एक बड़ी जीत। मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार बनी है। नए रूप से फिर से शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को और उनके सभी मंत्रीगणों को, दोनों उप मुख्यमंत्रीगणों को, पूरी सरकार को भी, कि वो सुशासन के काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर जो नए मानक स्थापित करती है, वो विकास के मानक यहाँ पर भी स्थापित होंगे। बंगाल का चुनाव है, एनडीए का परचम लहराएगा। जहाँ भी देखिए चुनाव हो रहे हैं, सब जगह डबल इंजन की सरकार लोग बना रहे हैं। बिहार भी बनाया, महाराष्ट्र भी बनाया, हरियाणा बनाया है, तो बिहार। धन्यवाद। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे थे कि सरकार फिर से बनेगी, एनडीए की ही बनेगी। और ये है इस वक्त बिहार में चुनाव परिणाम के बाद शपथ ग्रहण का माहौल। तो जाहिर है कि इस वक्त बिहार में एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। हमारे तमाम गेस्ट जो पैनल है वो मौजूद है, लगातार बना हुआ है और इस पूरे मसले पर जो है चर्चा लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। मैं नीतीश कुमार